Hello everyone, very welcome to Commerce Study Guru. This is me Divya, your commerce educator and आज की इस क्लास में हम पंजाब लेक्चर कैटेगरी के जो PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। PYQ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा पंजाब लेक्चर कैटेगरी का कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करा लीजिए। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन जो क्लास के एंड में है वो रखा जाएगा, प्लस 24/7 आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। अगर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जाके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के कौन से फीचर्स नहीं है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो सभी एक्टिविटीज जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो फर्स्ट है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क, कोई भी बिजनेस करते हो तो रिस्क तो होता है, या तो बिजनेस लॉस में जाएगा या बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी सेल करते हो और इन रिटर्न आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। सैलरी और वेजेस जो है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जो सैलरी और वेजेस है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस को क्या है वो पे करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट हमारे पास आता है PSC आर ऑर्गेनाइजेशन ऑन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, किसके द्वारा ऑन और कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट हो या दोनों हो, उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही समझ आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी कि वो सभी लोग जिनका एक कॉमन मोटिव होता है, सभी लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं फॉर द कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था 1912 में। ये बिजनेस जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर है। इसके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10। इसके बाद आता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है आफ्टर, किसके बाद, द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद, क्योंकि कंपनी के पास एक लीगल राइट आ जाता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो लीगली तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। Which of the following types of business organization has a separate legal entity? Separate legal entity का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलग ट्रीट किया जाएगा और जो उसके ओनर्स और शेयर होल्डर है उसको अलग ट्रीट किया जाएगा। दोनों की अपनी अलग इमेज होती है। तो इसका पार्ट कौन सा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। रजिस्ट्रेशन इज नॉट असेंशियल, जरूरी नहीं है किस केस में, द बिजनेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि ये इनका खुद का फैमिली का बिजनेस है जो फैमिली के द्वारा रन किया जाता है। इसका कौन रन करता है, इस बिजनेस को करता जो घर का सबसे बड़ा मेल होता है वो इस बिजनेस को क्या करता है, रन करता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इन अ प्राइवेट कंपनी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं किसके रिगार्डिंग, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स के रिगार्डिंग। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे आपके होते हैं 200, क्योंकि इससे ज्यादा मेंबर होंगे तो कंपनी बड़ी हो जाएगी, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे 200 मेंबर्स होते हैं, कंपनी अच्छे तरीके से मैनेज हो पाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2012 हैज बीन चेंज। 50 से कितने हो गए, अभी बताया है 200। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कौन सा, 1912। Which of the following cannot be classified as the objectives of business? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्शन करना, कुछ नया इनोवेटिव करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्या कर सके, ग्रैब कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। जो इन्वेस्टमेंट है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेस का सबसे पहला रूल क्या होता है, इन्वेस्ट करेगा तभी तो प्रॉफिट अर्न करेगा ना। जैसे कि बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, प्लांट्स खरीदेगा, मशीनरीज खरीदेगा, इक्विपमेंट्स खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
इसके बाद हमसे पूछा है विच ऑफ द दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ सेपरेट आइटम इन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। नोट पूछा है आपसे तो इसका आंसर रिवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है आपके पास असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है द एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द रिवेन्यू व्हेन दे आर अर्न। क्योंकि एक्यूरेट बेसिस क्या बोलता है कि जो भी आपके पास रिवेन्यू और एक्सपेंसेस है आप उनको रिकॉर्ड करोगे व्हेन दे अकर, वेदर द कैश इज रिसीव्ड या फिर वेदर द अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है अगर आपके पास अर्न हो जाते हैं, मैटर नहीं करता आपको कैश रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं, तो आप उसको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद आता है कि द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। अनफेवरेबल यानी कि नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस क्या शो करता है, आपके बिजनेस का क्या है, लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो करता है। नेगेटिव बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो कैपिटल है वो कम हो गई है। तो द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी सब्ट्रैक्ट कर देते हो फ्रॉम द कैपिटल। इसके बाद है विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर पे आउट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट में से पे करते हो। जनरल एक्सपेंस लाइक आपका बिल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस एक्सपेंस लाइक आपके इंटरेस्ट ऑन लोन, सेलिंग एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग पे कुछ खर्च कर दिया, कुछ प्रमोशन पे खर्च कर दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दी अब। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स टू तमन है या क्या है ये, इज रोंगली डेबिटेड कर दिया दमन के अकाउंट में, गलती से तमन के अकाउंट में करना था, दमन के अकाउंट में कर दिया, दोनों क्या थे, डेटर्स थे। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एरर ऑफ कमीशन का एग्जाम्पल है आपके पास, क्योंकि आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन कब होता है, एंट्री आप क्या कर देते, मिस कर देते, ठीक है, तब वहां पे आपका क्या होता, एरर ऑफ ओमिशन होता। 16 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वो आपका क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। इनटेंजिबल जैसे कि आपने पेटेंट्स खरीदे 1 लाख के, उसकी यूजफुल लाइफ है आपके पास 10 ईयर्स। तो आप जब भी उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करोगे उसका, तो एकदम से आप सभी एक्सपेंस को नहीं दिखाओगे, धीरे धीरे करके आप उन एक्सपेंसेस को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग। जैसे कि 1 लाख के पेटेंट्स है तो उसकी यूजफुल लाइफ है जैसे आपके पास 10, तो आप क्या करोगे उसको 10,000 करके आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे कितने सालों तक, 10 साल तक आप दिखाओगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर, नहीं दिखेगा इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हाइल यूजिंग द डायरेक्टर्स मेथड। इसके अंदर मेथड में क्या होता है कि कितना कैश आपके पास आया है, कितना कैश आपके पास से गया है, तो वो आपको बताना है। जो आइटम अपीयर नहीं होगा, पेमेंट करी है पैसा गया है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे भी पैसा गया है आपके पास, यहाँ पे आपके पास पैसा रिसीव हुआ है, तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है, नेट इनकम। EBITDA का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड द अमोर्टाइजेशन, कि कंपनी के पास कितने कंपनी ने अपने एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाए हैं, इसका मतलब होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के पास अपने डेली खर्चे को करने के लिए, ऑपरेशंस को करने के लिए कितना पैसा है, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू शेयर होल्ड इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म माइनस फिक्स्ड असेट्स। एक और फॉर्मूला होता है इसका वर्किंग कैपिटल का, करंट असेट्स में से जब आप क्या माइनस कर देते हो, करंट लाइबिलिटीज को आप माइनस कर देते हो। हाउ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपके पास क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूलेज की एक आप शॉर्ट नोट बना के इनको याद कर सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द बेनिफिट फोरगोन व्हेन वन ऑल्टरनेट इज सिलेक्टेड रेदर देन द अनदर। मतलब आपके पास 2 अल्टरनेट्स है, एक अल्टरनेट है आपके पास कि आपको क्या करना है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है, दूसरा ऑल्टरनेट है आपके पास कि आपको 4 घंटे मूवी देखनी है। तो आप पहला ऑप्शन चूज करते हो 4 घंटे पढ़ने वाला, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है मूवी देखने वाला, उससे आपको जो मजे आएंगे देख के, वो आपने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इस केस में जो ये वाला ऑप्शन है आपके पास मूवी वाला, ये आपके लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, यानी कि बेनिफिट फोरगोन व्हेन वन ऑल्टरनेट इज सिलेक्टेड रेदर देन दी अदर।
उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है। कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, सेल्स में से जब आप क्या माइनस कर देते हो, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसका आंसर हो गया। Shareholders' wealth is in a firm is represented by the market price per share of common stock. Common stock का मतलब होता है इक्विटी शेयर, कि इक्विटी शेयर का करंट प्राइस स्टॉक मार्केट में कितना, जैसे जैसे हमारी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। 24 है द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसका, कि मैक्सिमाइज करना, मीन जो आपके पास जो शेयर्स है उसकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना। तो ऑप्शन हो गया इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूडेड इन द कैश बजट, डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट्स आपके पास क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो डिविडेंड क्या है, जो आप शेयर होल्डर को जो पैसा देते हो कैश में देते हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, डिविडेंड। EOQ इज द ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज द ऑर्डर क्वांटिटी दैट क्या करती है, वो मिनिमाइज करती है द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को। एक ऐसी आइडल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक को यहाँ पे ऑर्डर कर देते हो आप एक साथ, ताकि आपकी क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम आए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना, किस सोर्स से आप कितना पैसा लोगे, डेट से कितना लोगे, इक्विटी से कितना लोगे, प्रेफरेंस से कितना लोगे। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसकी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, सर्विस देने के लिए काम करती है। क्या, इज नोन एज द एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड्स का मतलब क्या होता है कि या तो डोनेशन के थ्रू आपको पैसा मिला है, या फिर जो पिछले साल का जो पैसा है आपके पास वो बच गया था, वो आपने इस साल यूज कर लिया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ गुडविल इवेल्युएशन। जब आप गुडविल इवेल्युएशन के मेथड को पढ़ोगे तो उसमें एक सुपर प्रॉफिट मेथड है आपका गुडविल इवेल्युएशन के लिए। गार्नर वर्सेस मुरे रूल किस पे एप्लीकेबल होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे। जब भी पार्टनरशिप आपकी डिसोल्व होती है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने लॉस को पे कर सके। POP इज स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपना कुछ काम दूसरी या एक्सटर्नल कंपनीज को हैंड ओवर कर देती है, ताकि कॉस्ट क्या है आपकी कम आए और इफेक्टिवली काम अच्छे से हो पाए, वो होता है आपका BPO। इसके बाद आता है द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द स्पोर्ट सर्विस टू द अदर इंडस्ट्रीज। स्पोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है आपकी, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। ये मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये स्पोर्ट देने का काम करती है और हेल्प करती है। ये डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, नाम से ही समझ आ रहा है मल्टीनेशनल, एक कंपनी हेडक्वार्टर इन वन कंट्री बट हैविंग ऑपरेशंस इन द अनदर कंट्रीज। आउटसोर्सर की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होनी चाहिए। आउटसोर्सर क्या होता है, वो कंपनी होती है जो अपना काम किसी दूसरी कंपनी को हैंड ओवर करती है ताकि उसकी कॉस्ट क्या है, कम आए। तो यहाँ इन्हें आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन दी हुई है मेरे अकॉर्डिंग, जो क्या करते हैं, जनरेट्स इट्स रिवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग फॉर अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं और बदले में पेमेंट रिसीव करते हैं। The expanded form of IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. Which of the following public sector companies provide the insurance cover provide करती है एक्सपोर्टर को, कौन सी होती है वो, हमारे पास ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पब्लिक सेक्टर कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है किसको, एक्सपोर्टर को। यदि कोई फॉरेन बायर्स पे नहीं करता है तो उस केस में हमारी कौन है, ECGC हेल्प करती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन अप बाय। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, जो कि फाइनेंशियल सिक है, जो नुकसान में चल रही है, तो उनके रिकंस्ट्रक्शन या रिवाइवल के लिए कौन काम करता है, BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSC इम्प्लाइज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर को क्या कर देती है, बेच देती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। IFRS का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
मोर्टगेज का मतलब क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग को आप गिरवी रखते हो और बदले में क्या लेते हो? लोन लेते हो। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन बी, ए सिक्योरिटी इज क्रिएटेड ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय द बैंक। मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोलते हैं कि आप प्रॉफिट तो अर्न करो बट रूल्स रेगुलेशन को भी आप क्या करो? ध्यान में रखो। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? सी हो गया है। उसके बाद आता है आपके पास कि मैनेजमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बिजनेस की, कि क्या करे? प्रॉफिटेबल भी रहे, लीगली सारी चीजों को फॉलो करे, प्लस एथिकल रहे, जो सही चीजें है वही करे। तो इसमें आपसे एक्सेप्ट पूछा था, कौन सा नहीं है? तो केयर टेकर इसका आंसर क्या? अब फायर बॉल एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट नेटवर्क को फ्रॉम द एक्सटर्नल साइबर अटैक से। विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अपीयर ऑन अ वेब पेज? किस टाइप की एडवर्टाइजिंग अपीयर होती है? बैनर्स एड। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। वट इज द पर्पज ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड? बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब सिर्फ क्या होता है? मनी के टर्म्स में परफॉर्मेंस मेजर नहीं करता है, बट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स दोनों को कंसीडर करता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, कि कितने आपके कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। दोनों चीजें यहाँ पे मैटर करती है। कोपरा का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैरीन इंश्योरेंस क्या कवर द लॉस और डैमेज किसको? शिप को भी, कार्गो को भी, एंड एनी अदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैरीन एडवेंचर। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।